अब जहां तक एनालिसिस का सवाल है तो ये काम अमेरिका का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने काम ही ऐसा किया है। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को धमकी दी गई, कहा पद छोड़ दो, देश भाग जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें ये वही वेनेजुएला है जिससे भारत कच्चा तेल खरीदता है। पिछले साल भी वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल हमने इंपोर्ट किया था। यानी अगर जंग होती है तो असर सप्लाई लाइन में पड़ेगा, हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। मगर अब उसी देश के साथ ट्रंप जंग की बात कर रहे हैं। लेकिन मादुरो भी कहां मानने वाले हैं। ट्रंप की धमकियों को लेकर जनता के बीच गए, अपनी पावर पोस्टरिंग की और एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाया कि अगर ट्रंप से अमेरिका से कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो मादुरो है। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस धमकी का क्या मतलब है और क्यों बार बार गुरिल्ला वॉरफेयर की बातचीत हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि मादुरो ने, वेनेजुएला की आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ वियतनाम युद्ध जैसी तैयारियां कर ली है? जिस देश के पास 1,23,000 सक्रिय सैनिक हो, वो अमेरिका की फौज के सामने कैसे टिक पाएगी? अब ऑल आइज ऑन वेनेजुएला ट्रेंड क्यों हो रहा है? ट्रंप के पहले संभावित युद्ध पर कचहरी में अगली पेशी। क्या दुनिया में एक और जंग होने वाली है? क्या पीस डील कराने वाले ट्रंप अपना पहला युद्ध लड़ने वाले हैं? क्या अमेरिका अब वेनेजुएला पर हमला करने वाला है? क्या वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर ली? दिल्ली से 14,000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला, एक ऐसा मुल्क जिसने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ बारूद इकट्ठा कर दिया है। उसके सैनिक लगातार वॉर एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहे हैं, महाजंग की तैयारी कर चुके हैं। यकीन ना तो कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन बात सिर्फ जंगी तैयारियों की नहीं, अब तो धमकियों के दौर शुरू हो चुके हैं, वो भी छिप कर रहे हैं, खुलकर। वेनेजुएला की सेना ने अमेरिका को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। 600 combatientes 5,600 क्रांतिकारी सोशलिस्ट लड़ाकों ने क्रांतिकारी तरीके से विरोध जताने वाली टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसमें मिलिट्री के साथ पुलिस शामिल है। इन नए लड़ाकों में, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, ये अपने देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वेनेजुएला इज्जत चाहता है। estos hombres y mujeres que hoy nos encontramos। एक आर्मी अफसर ने माइक छोड़ा तो दूसरे ने संभाल लिया। आमतौर पर फौज का ये रुख जंग के दौरान ही दिखाई पड़ता है। तो क्या अमेरिका के खिलाफ जंग का अलार्म बज गया? क्या गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी हो चुकी है? जिस वक्त उत्तरी अमेरिका में साम्राज्यवादियों की वजह से ताकत का असंतुलन है, तब हम अपनी सैन्य नीति की समीक्षा कर रहे हैं। वो सैन्य नीति जिसको सालों साल तक जारी रखा जा सकता है। हमने पहले भी गुरिल्ला युद्ध लड़ा है। हमारे सैनिक हर सिचुएशन की जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के साथ ट्रंप की क्या दावत हो गई? ऐसा क्या हो गया कि वेनेजुएला में अर्बन एयर डिफेंस यानी शहरों पर हवाई हमले रोकने के लिए वॉर ड्रिल किए जा रहे हैं? अगर अमेरिका ने हवाई हमला किया तो जवाब कैसे दिया जाएगा? ये तस्वीरें उसी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। इस बीच वेनेजुएला ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी बैटरीज और फाइटर जेट्स को भी एक्टिव कर दिया। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आपको ड्रग तस्करों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा। अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ कैरिबियाई इलाके में
ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चला रहा है। उसने कथित तौर पर ड्रग कार्टेल्स की कई बोट्स उड़ा दी। इनमें अभी तक 87 लोगों के मारे जाने की बात सामने है। यूएस सदर्न कमांड की तरफ से इन ऑपरेशंस के वीडियो लगातार जारी किए जाते रहे। इसी ऑपरेशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका वेनेजुएला की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और ये आशंका तब और मजबूत हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार मादुरो को धमकी देते दिखाई दी और उन्हें देश छोड़ने की धमकी तक दे डाली। Working, it's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers, they sent us drug dealers at the highest level. इसके बाद ट्रंप रुके नहीं। वेनेजुएला के ऊपर का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया। रिएक्शन वेनेजुएला की तरफ से भी आया, लेकिन जब तक बातें वाशिंगटन पहुंचती तब तक अमेरिका ने वेनेजुएला के पास अपनी आर्मी को काफी बढ़ा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरार्ड फोर्ड और करीब 15,000 सैनिक वेनेजुएला से थोड़ी दूर तैनात थे। अमेरिकी लड़ाकू विमान और बॉम्बर प्लेन भी वेनेजुएला के कोस्ट के पास उड़ते दिखाई दिए। अमेरिका कहता है कि ये तैनाती सिर्फ ड्रग तस्करी का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वेनेजुएला इसे अपनी सरकार को गिराने की रणनीति बताता है। मादुरो ने ट्रंप के फोन कॉल का भी जिक्र किया। पता चला था कि तब ट्रंप ने मादुरो को देश छोड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो बात जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दी। देखिए, करीब 10 दिन पहले व्हाइट हाउस से फोन कॉल आया था और मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से तब बात हुई। पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे लेकर चर्चा की, लेकिन जब तक सब तय नहीं हो जाता तब तक चुपचाप रहना ही समझदारी है। मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से इज्जत के लहजे में बात हुई। मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों नेताओं के बीच माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। इस बीच निकोलस मादुरो ने अपनी तैयारी का डंका बजाया, अमेरिका को चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते में 2 बार राजधानी काराकास की सड़कों पर मादुरो ने शक्ति प्रदर्शन किया। तेज संगीत, झंडों की लहर, भारी भरकम भीड़ और बीच मंच पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति डांस कर रहे थे। ऐसा लगा मानो ट्रंप को बार बार चिढ़ा रहे हो, हमला करके तो देखो, क्योंकि पिछले महीने से वो जनता को, फौज को यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, तैयार रहना होगा। हमारे देश के अस्तित्व की बात है तो फिर कोई नाकामी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आम जनता, नेता, सेना या फिर पुलिस, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। नाकाम होना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे वतन की पुकार है। और मैं ये कहने आया हूँ कि अगर देश को बलिदान चाहिए तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आक्रमणकारियों से देश की इंच इंच जमीन की रक्षा करने में हम सक्षम होने चाहिए। अब ये सही है कि अमेरिकी फौज के मुकाबले वेनेजुएला की सैन्य ताकत सीमित है, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि अगर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग हो तो फिर वेनेजुएला को रूस और चीन की मदद भी मिल सकती है। और अगर छापामार युद्ध शुरू हो गया तो फिर अमेरिका को बहुत मुश्किल हो सकती है, जैसे वियतनाम में हुई थी। वैसे आपको बता दें कि मुश्किल तो ट्रंप के लिए साउथ ईस्ट एशिया में भी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने दुनिया के सामने इस बात का ऐलान किया था कि एक बहुत बड़ी जंग को खत्म होने से रुकवा दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर के एग्रीमेंट का जिक्र उन्होंने कर दिया, लेकिन सवाल है कि हुआ क्या। बॉर्डर विवाद को लेकर एक बार फिर दोनों देश जो है वो आमने सामने आ गए। 48 घंटों से हवाई हमले जारी हैं, यानी ट्रंप का पीस वाला सिस्टम बारूद के ढेर में दफ्न होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन है, जिन्हें लेकर ट्रंप साहब दावे कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भैया चिंता मत करो, मैं हूं, संभाल लूंगा, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तुमको शांति मिल जाएगी। लेकिन जेलेंस्की पीस प्लान की राह देखते देखते अब यूरोप की गोद में बैठ गए। 30 देशों वाले नेटो में जेलेंस्की को अपने मुल्क का मसीहा नजर आता है, और जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पोलैंड हो, हर कोई यही कह रहा है कि जेलेंस्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, सामने से नहीं पीछे से। यानी ट्रंप को इस वॉर जोन वाले सेक्शन में भी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। एक साथ 4 देशों पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कचहरी में आपके लिए। दुनिया इतनी अशांत क्यों हो रही है? क्यों बार बार जंग के नए मोर्चे खुल रहे हैं? आपको इन तस्वीरों को देखकर समझ आ गया होगा। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर का नक्शा खींच रहे हैं, उसी दौरान साउथ एशिया में 2 शांति पसंद मुल्कों के बीच एक बार फिर बारूद बरसना शुरू हो चुका है।
26 अक्टूबर 2025 की यही वो तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता कराया था। लेकिन इस समझौते को अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे कि दोनों देशों के बॉर्डर पर एक बार फिर हमले शुरू हो गए। तब आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। We had a lot of phone calls, the 3 of us and then the 4 of us. We had a lot of phone calls. It was a beautiful day. I remember how beautiful it was. Turnberg is a great place, but I said this is much more important than playing around the golf. So we sat there all day long making phone calls, and it was amazing the way it came together very quickly. I mean, really very quickly. You caused me very good entertainment. I could have had a lot of fun, but this is much more fun for me than anything having to do with almost anything, because you're saving people and saving countries. अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमने गोल्फ खेलते खेलते पीस डील करवा दी थी, लेकिन ये पीस डील तो टिकी नहीं। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की। लोगों को घरों से भागना पड़ा, कैंपों में शरण लेनी पड़ी और फिर दोनों तरफ से बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। थाई सेना का आरोप है कि ये कैसीनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों के साथ साथ ड्रोन भी रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था, इसके चलते भी हवाई हमला करना पड़ा। कंबोडिया ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। साथ ही अक्टूबर में कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों द्वारा साइन किए हुए साझा घोषणा पत्र का भी उल्लंघन किया है और निश्चित रूप से उस उल्लंघन की वजह से हमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन को स्थगित करना पड़ा है और इन सभी उल्लंघन की वजह से पिछले 2 दिनों में हिंसक झड़पें हुई हैं। थाईलैंड अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए थाईलैंड को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी सैन्य उपाय करने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सेनाओं की गोलीबारी में अब तक 7 से ज्यादा कंबोडियाई नागरिक और एक थाई सैनिक मारा जा चुका है। कैजुअलिटी के फिगर्स आगे बढ़ सकते हैं। अब दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर के वॉयलेशन का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया का रक्षा मंत्रालय और रॉयल कंबोडियन सेना अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कंबोडियाई लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर कंबोडियाई सरकार के रुख और बातचीत के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त करते हैं। साथ ही कंबोडिया थाईलैंड से भी आग्रह करता है कि वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप और आसियान के चीफ मलेशिया के पीएम की मौजूदगी में हुए युद्ध विराम का सम्मान करे और बातचीत पर वापस लौटे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच मई में भी 5 दिन तक लड़ाई चली थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था, जिसका जिक्र दोनों की तरफ से किया गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इसी तरह का समझौता तो ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच भी कराने की कोशिश की, लेकिन पुतिन जानते हैं कि कच्चे सीजफायर टिका नहीं करते, जैसे कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ। इसीलिए पुतिन अपने स्टैंड पर कायम है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा डोनबास का इलाका उनका होना चाहिए। साथ ही बाकी जिन जगहों पर रूस का नियंत्रण है, यानी ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, वहां भी यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन यूरोप क्या चाहता है, फ्रांस की बात सुनिए। मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में कई चीजें हैं। हम हथियारों के लिए लगातार फंड जारी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और तथ्य ये है कि यूक्रेन इस युद्ध में जमकर डटा हुआ है। ये तथ्य है कि अब रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान होने लगा है, खासकर हमारे नए प्रतिबंधों और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ऐसा हुआ। और अब मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा हमारे साझा रुख यूरोप और यूक्रेन और अमेरिका के बीच इन शांति वार्ताओं को अंतिम रूप देने और यूक्रेन, यूरोपीय और हम सबकी सुरक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में एक नए दौर की शुरुआत करने का है। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV के।